Satya Nadella, the CEO of Microsoft, has already predicted the death of all software applications as we know them today. आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा, उनका कीनोट देखा होगा। तो उन्होंने कहा है कि ऑल द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई एजेंट्स। तो बैक एंड पे यू विल हैव ए लेयर ऑफ मल्टीपल डेटाबेसेस, अलग अलग तरह के डेटाबेसेस, केवल आरडीबीएमएस नहीं। बीच में यू विल हैव ए लेयर ऑफ एआई एजेंट्स। और अल्टीमेटली हम किसी भी एप्लीकेशन में जो भी काम करते हैं, it is related to CRUD, right? So CRUD, create, read, update, or destroy, delete. So either you are creating something in the database, or you are reading from the database and getting some information and giving it to the user, or you are updating the database, or you are deleting something in the database. So if you want to perform an action, let's say you want to book a movie ticket. Let's say if you want to book a movie ticket, so ultimately you are updating the theater database. If you want to book a cab or if you are using Uber, ultimately you are interacting with the Uber database. अभी की जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, दे हैव ए वेरी कॉम्प्लेक्स यूआई, जिसमें बहुत सारे मेनूज होते हैं, नेविगेशंस होती हैं, एंड एवरी एप्लीकेशन वांट दैट यूजर शुड बी एबल टू परफॉर्म व्हाट यू वांट टू परफॉर्म इन फ्यूअर क्लिक्स। एक दो क्लिक्स में वो सारे काम कर ले। जैसे इफ यू वांट टू बुक एन Uber cab, you should do that in, let's say, 3 clicks or 4 clicks. But obviously everybody who is using an Uber app has to get comfortable with the UI of Uber app. Now compare it with Google search. Google search के अंदर केवल एक टेक्स्ट बॉक्स है, and it can accept the input in natural language also. So basically, all the applications, they will have a very lean UI. They will have a very small UI where they are accepting the input from the user or the command from the user in a very natural language way, या फिर छोटा सा टाइप करके दे आर एक्सेप्टिंग इट। अल्टीमेटली द कमांड विल गो टू द राइट एआई एजेंट एंड एआई एजेंट विल परफॉर्म द ऑपरेशन इन द राइट रेलिवेंट डेटाबेस एंड रिटर्न द इन्फॉर्मेशन बैक टू द यूजर। तो ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री खत्म होने वाली है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैज गॉन थ्रू ऑल ऑफ दीज चेंजेस अर्लियर ऑल्सो। आप प्री गूगल इरा और पोस्ट गूगल इरा को अगर आप देखेंगे तो एवरीथिंग वॉज डिफरेंट. The way developers were developing the application inside the company was very different. People used to remember the MSDN libraries, MSDN APIs. That was reflected in the interviews also. इंटरव्यू में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, दोज वर वेरी डिफरेंट क्वेश्चंस. एज आज की तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं पूछी जाती. उस समय पे ये पूछा जाता था कि इस पर्टिकुलर एपीआई के अंदर, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं और उन फंक्शंस का सिग्नेचर क्या क्या है. तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, बिकॉज डेवलपर्स वर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर द APIs, remember the signatures of the function in the class. Then Google came and now people can search on the internet. Internet becomes more accessible to everyone. Plus even the IDEs, the software development environment, that has also developed. तो वो इतने मैच्योर हो गए थे कि आप कोई भी क्लास डालो, string dot, it will list all the it will provide the list of all the functions inside that class. So you don't need to remember that. अब क्योंकि वो रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, तो डेवलपर का स्किल सेट जो है वो चेंज हो गया. और स्किल सेट चेंज होने के साथ साथ उनका जो इंटरव्यू का पैटर्न था कंपनीज का, वो भी चेंज हो गया. नाउ द कंपनीज आर फोकसिंग मोर ऑन दे आर गिविंग ए प्रॉब्लम एंड दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. एक रीज़न ये भी था कि टेक स्टैक ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स वाज नॉट दैट सिंपल एनी मोर. टेक स्टैक मतलब टेक्नोलॉजी स्टैक ऑफ ए प्रोडक्ट. तो जैसे आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट अगर बना रहे हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट में यू मे बी हैविंग ए विजुअल बेसिक फ्रंट एंड एंड माई SQL बैक एंड और SQL सर्वर बैक एंड. तो हमें ऐसा बंदा चाहिए जिस फ्रंट एंड जो बना रहा है जिसको विजुअल बेसिक आती हो. तो वी विल इंटरव्यू द पर्सन फॉर देयर विजुअल बेसिक स्किल्स. धीरे धीरे क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट्स इतने बड़े हो गए और इनका टेक स्टैक जो है उसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आ गई. जैसे अगर आप पावर पॉइंट में एक छोटा सा चेंज भी अगर आप करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो चेंज जो है वो रिएक्ट का लेयर, बीच में टाइपस्क्रिप्ट का लेयर, फिर C# का लेयर, फिर C++ का लेयर, that change is going through all of these layers. Now it may not be possible that one person knows all of these technologies. So what companies start doing was that they start hiring smart people. Smart people means good problem solvers. So companies started hiring people who are good problem solvers, whose logical capacity was good and who are fast learners, जो quickly learn कर सकें. तो जिनको एक टेक्नोलॉजी आती है, जिन्होंने अपने आप को एक जगह पे प्रूव कर रखा है और जो दूसरी टेक्नोलॉजी को बहुत फास्ट लर्न कर सकते हैं. तो इंटरव्यू का जो पैटर्न रहा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड हो गया. यू आर गिवन ए प्रॉब्लम, यू सॉल्व इट इन वट एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू नो. ऐसा नहीं है कि आपको जावा में ही कोड करना है. आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं उसी में कोड कीजिए. जब प्रोडक्ट्स और बड़े होने लगे तो दीज प्रॉब्लम स्टार्टेड बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. जैसे इफ यू वांट टू मेक श्योर दैट द टाइम लाइन ऑफ ट्विटर विल गेट लोडेड इन 1 second,
तो ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम, राइट? यू आर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम दैट यू वांट टू एंश्योर दैट द टाइम लाइन ऑफ ट्विटर विल बी लोडेड इन 1 सेकेंड। और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम के लिए आप एक फंक्शन लिखेंगे। इस प्रॉब्लम के लिए यू विल गो टू द व्हाइट बोर्ड एंड यू विल probably tweak the architecture diagram. You will look into the architecture diagram, you will make some design changes. कहीं पे आप कैश डालेंगे या फिर जो bottlenecks हैं आप उन bottlenecks को identify करेंगे और उन bottlenecks को resolve करेंगे. So basically those things need to be done. This is called system design interviews. So I think post 2010 companies started asking these system design interviews. और धीरे धीरे करके 2020 के अराउंड में system design interviews become very popular. Nowadays companies are taking two types of interviews. Either they are taking coding interviews or they are taking system design interviews. तीसरा भी होता है, वो resume based होता है. Resume based को भी आप you can either call it coding or system design depending on the question. Ultimately in the resume round companies are asking questions which are related to the problem that you have already solved. For example, आपके current project का design कैसा है, या आपके current project में what is the biggest problem that you have solved or what is the toughest bug that you have solved. So basically this is also a problem solving. Just that कि यहाँ पे the interviewer is asking कि आपने already कौन सी problem solve की है, उस problem के बारे में बताओ, and then they will have the discussion about that problem. So what I'm trying to say is कि जैसे जैसे technology advance होती है वैसे वैसे day to day working of software developer will change in the company, and this is also reflected in the interviews that the companies are taking. Now post 2020 AI has become very popular and a lot of people are using AI. So what Satya is saying is that all of these applications, the menu of the application, the learning curve of the application should be very very small. There should not be any learning curve in the application. जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करते हैं या अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करते हैं तो उस एप्लीकेशन का भी एक लर्निंग कर्व होता है. यू ट्राई टू गेट कंफर्टेबल विद द एप्लीकेशन. अगर उस एप्लीकेशन के यूआई में कुछ है ही नहीं तो उसका लर्निंग कर्व जीरो होगा. एंड दिस इज हाउ द फ्यूचर एप्लीकेशंस आर गोइंग टू बी लाइक. यू जस्ट नीड टू टेल द एआई एजेंट दैट व्हाट यू वांट, and the AI agent will either get it for you or the AI agent will write the code which will get it for you. Sundar Pichai, the CEO of Google, in an interview said that 25% of the code written in Google is actually written by AI. Obviously उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि AI agents कोई कोड लिख रहे हैं. उनके कहने का मतलब ये था कि people are using artificial intelligence to write the code. But slowly this will change. AI agents will write the code and they will get smarter in writing the code. So अभी हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा अच्छा कोड नहीं लिख पाते हो. अभी भी वैसे काफ़ी अच्छा कोड लिख पाते हैं. If you use Copilot or if you use OpenAI, they write very good code. But they may not be able to customize that code according to your requirement. So going forward, this writing code will not be as big a challenge as it was or is today. So the future is not about better applications. The future is about no application at all, right? So you don't have any application, you just have AI agents and you have the backend database. Now let's come to the main question. What does it mean for students or what does it mean for universities and colleges? And I'm talking particularly about India. तो अगर आप 4th ईयर में हैं या 3rd ईयर में हैं तो probably things are not going to change for you. So the placement of 3rd year will start after few months and I'm expecting कि इस साल अच्छी placements होंगी because every big company is hiring. और 4th year का placement drive तो already हो चुका है. तो let's talk about students who are in their BTech first year. So if you are a student in school and you are planning to do BTech Computer Science in 2025 or 26, then what should be your focus in when you join the college? या फिर even if you are a working professional, what skill set should you focus so that you are always relevant in the industry? Now this is my own assessment, so please take it with a pinch of salt. अभी भी आप देखेंगे तो इंडस्ट्री में 2 तरह के लोग होते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में. एक वो होते हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं. जैसे आपको अच्छी तरह से AI HTML आता है, CSS आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, एंगुलर JS आता है. यू हैव लर्नड ऑल ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज. सो इफ़ यू हैव लर्न द टेक्नोलॉजी, इसका मतलब आप यू आर रेडी टू फॉर ए जॉब वेयर यू विल बी यूजिंग द टेक्नोलॉजी. बट ये हाई पेइंग जॉब्स नहीं होती. हाई पेइंग जॉब्स वो होती हैं वेयर यू आर क्रिएटिंग द टेक्नोलॉजी. जैसे अगर कोई गूगल में जाता है तो the expectation of Google is that you will be creating the technology. You will not be just using the Android technology. You will be creating Android.
अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं तो यू विल बी क्रिएटिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यू विल बी क्रिएटिंग एमएस वर्ड एंड पावर पॉइंट एंड ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड ऑब्वियसली टू क्रिएट दीज टेक्नोलॉजीज यू विल बी यूजिंग द टेक्नोलॉजी. सो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हैं, बट योर माइंड सेट विल चेंज. यू विल स्टार्ट क्रिटिकली एनालाइजिंग दीज टेक्नोलॉजीज. तो जितनी भी ये बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनी से मेरा मतलब है हाई पेइंग कंपनीज, तो जितनी भी ये हाई पेइंग कंपनीज होती हैं, दे टेक द इंटरव्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रिएटर ऑफ द टेक्नोलॉजी. दे एक्सपेक्ट कि आप कितना क्रिटिकली एनालाइज कर पाते हैं टेक्नोलॉजी को. अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप केवल पाइथन को यूज़ कर रहे हैं. तो दे एक्सपेक्ट कि अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो यू आर एबल टू क्रिटिकली एनालाइज पाइथन. तो दो तरह के लोग हैं, पहला हु आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी और दूसरा हु हैव ए माइंड सेट टू क्रिएट द टेक्नोलॉजी. So if you have a mindset to create the technology, then you will be, you are preparing yourself for a high paying job. And if you are just using the technology, तो इसका मतलब है you are preparing yourself for a low paying job. Loosely speaking, low paying jobs means working in a service based company, and high paying jobs means working in a product based company which is creating its own product. But this is a very loose definition. This is not the right definition which I prefer to use. Now going forward, 2-3 साल के बाद, again there will be two types of software developers. One type of software developer will be who are using the AI tools, and again they will not be very high paying software developers. And second software developers will be who are creating AI models. तो अगर आप ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं जो AI मॉडल्स को क्रिएट करें, इन टेक्नोलॉजीज को क्रिएट करें, इट मीन्स दैट यू विल बी इररिप्लेसेबल. सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द स्किल सेट रिक्वायर्ड टू बिकम सच ए डेवलपर. अकॉर्डिंग टू मी, यू शुड फोकस ऑन 4 थिंग्स. फर्स्ट इज you should focus on core computer science concepts. Now, core computer science के concepts are different from technologies. Core computer science concepts means, data structures, algorithms, system design, automata, compilers, operating system, DBMS. And when I say DBMS, I mean all the DBMSs. क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो, ज़्यादातर कॉलेजेस जो हैं वो DBMS के नाम पर आपको केवल RDBMS कराते हैं. Alright, so first thing is the core computer science. Second is that your mathematical and physics concepts should be very, very strong. What I'm trying to say is that the relevant mathematical concepts जैसे probability, statistics, these concepts should be very strong. इसी तरह से relevant physics concepts. तो you should focus on being very strong in mathematics and physics. Third is that your basics of AI should be very clear. Basics of AI means that you should have the understanding of artificial intelligence, machine learning, and little bit of data science, और इनके कुछ tools, at least एक tech stack के tools आपको आने चाहिए. और चौथा है system design. System design means that you should be able to comprehend larger systems. You should be able to visualize large systems. So large system means that यहाँ पे database है, यहाँ पे you have a web browser, you have a load balancer, you have a cache, you have a message queue, and how all of these are interacting. So you should have a clear understanding of large scale systems. और किसी ना किसी एक large scale system का आप part बने. So these are the skills which will be relevant for future as of now, according to me. Now what does it mean for colleges and universities? देखिए, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ स्पेशली इंडिया में, और मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IITs एंड NSITs. सो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वो हमेशा कैचअप मोड में रहते हैं. सो कैचअप मोड का मतलब है कि 6 महीने बाद दिस कंपनी इज कमिंग, दिस कंपनी विल बी आस्किंग दिस, सो बच्चों को ये करा दो. अभी कोई कंपनी कंपाइलर्स पूछ नहीं रही है तो उन्होंने कंपाइलर पढ़ाना ही बंद कर दिया है. आई नो लॉट ऑफ कॉलेजेस, लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वेयर सब्जेक्ट लाइक ऑटोमेटा, कंपाइलर, they have become elective subjects. Why? Because campus में जब कंपनीज आती हैं तो कंपनीज are not asking questions from these topics. Now these topics are the core of computer science. ये कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल है, कोर है ये कंप्यूटर साइंस का. आप कर क्या रहे हो? आप फर्स्ट सेमेस्टर से बच्चों को लीच कोड पे और इन सब पोर्टल्स पे उनको कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने के लिए बोल रहे हो. तो बच्चे का बेस स्ट्रांग है नहीं, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको मल्टी थ्रेडिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको API की अंडरस्टैंडिंग नहीं है,
और आपने उसको सीधा कहा कि अच्छा लीड कोड पे ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाला सॉल्यूशन है, ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाला सॉल्यूशन है। ये ऐसे ही है जैसे मैथमेटिक्स में आप बच्चे को फॉर्मूला सिखाएं नहीं और बिना फॉर्मूला बताए हुए, बिना कॉन्सेप्ट समझाए हुए आप बच्चे से कहें कि अच्छा ये एक्सरसाइज है, इसमें पहले वाला क्वेश्चन यू विल डू इट लाइक दिस, दूसरे वाला क्वेश्चन यू विल डू इट लाइक दिस, तो बच्चे के मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट कभी भी स्ट्रांग नहीं होंगे। हो सकता है कि बच्चा उस एक्सरसाइज में अगर 20 क्वेश्चन हैं तो बच्चा उन 20 क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर ले, बट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। इस तरह से आप बच्चे का IIT क्रैक नहीं करा सकते, इतना मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकते। तो अगर आपको किसी को भी मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग करना है तो पहले तो उसके मैथमेटिक्स के फाउंडेशन आप स्ट्रांग करेंगे ना। सेम गोज फॉर कंप्यूटर साइंस। अगर आपको किसी को भी कंप्यूटर साइंस में स्ट्रांग करना है तो फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस शुड बी स्ट्रांग। यूनिवर्सिटी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को प्लेस कराने की मेरे ख्याल से नहीं होती है। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू बिल्ड वेरी स्ट्रांग इंजीनियर्स। प्लेस तो वो अपने आप हो जाएंगे। आपका फोकस प्लेसमेंट पे है, आपका फोकस अच्छे इंजीनियर्स बनाने पे नहीं है। इसीलिए पहले जब इन्फोसिस केवल लॉजिक पूछती थी तो आपका पूरा 4 साल का इंजीनियरिंग आप बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स सिखा रहे थे। अभी जब वो कोडिंग पूछने लगे हैं तो आप 4 साल बच्चे को केवल कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहे हो। आप सिस्टम डिज़ाइन की तरफ आपका फोकस नहीं है। डेटाबेसेस के नाम पे आप केवल RDBMS पढ़ाते हैं। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो ओनर्स हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ओनर्स, वो नॉन टेक्निकल हैं, तो दे हैव देयर हार्ट इन द राइट प्लेस। Obviously, they cannot figure out the syllabus. So my suggestion to them is to have a very strong leadership team in the university and trust them. And I'm not generalizing it. Obviously, I'm not talking about all the universities. I know some very good universities. Strong leadership का मतलब है to create second generation of leadership. To have these abstract things defined for students. स्टूडेंट्स जो है वो अपने लिए खुद डिफाइन नहीं कर सकते कि उनका सिलेबस क्या होना चाहिए। ये तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ही करना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी और कॉलेज का मतलब है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज की फैकल्टी, उसके अंदर जो लीडरशिप रोल में लोग हैं, डीन्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, उन सबको करना पड़ेगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल ये नहीं है कि बच्चों को 3 लाख की जॉब लग जाए और हमारे यहाँ से बच्चे चले जाएं, इतने बच्चों की जॉब लग गई, हम ये अपने बिल बोर्ड पे दिखा दें और उसके बाद हमारे नेक्स्ट एडमिशन आ जाएं। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इज दैट वी शुड नॉट बी इन ए कैच अप मोड. We should be defining the future of education. You are in a position to define the future of education. If you want any help, we will be very happy to help. We will be very happy to collaborate. और बहुत सारे केसेस में हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस जो है वो डिफाइन किया है, कुछ केसेस में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया है. बट आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू प्रोड्यूस गुड इंजीनियर्स.